संविधान के परिचय की बात करेंगे। ठीक, संविधान का मतलब यही है कि संविधान से आपको डरना नहीं है कि संविधान में तो आपको सारे के सारे आर्टिकल याद करने हैं या फिर सारे के सारे जितने भी वहां पे अनुसूचियां हैं या भाग हैं सारे के सारे याद करने नहीं। आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में तौर पे सारी की सारी संविधान को मैं पढ़ाऊंगा, जिससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में पहुंचते जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के संविधान के बारे में बात करेंगे। पहले अगर बात करेंगे तो इसमें भाग कितने हुए हैं, तो इसमें भाग 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? 475 हैं। अनुच्छेद हमारे 475, ये वर्तमान की बात मैं कर रहा हूं। और अनुसूची कितनी है? तो यहां पे 22 अनुसूचियां हैं। इससे पहले 22 भाग थे, ठीक, और इससे पहले 395 जो आपकी हैं 395 अनुच्छेद थे और जो अनुसूची थी वो आपकी 8 थी। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करेंगे तो भाग 25 हो गए हैं, अनुच्छेद 475 हो गए हैं और अनुसूची की बात करेंगे तो ये 12 अनुसूची हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है संविधान के बारे में। और अब शुरू हम करने जा रहे हैं भारत का संविधान। चलिए बात करेंगे, संविधान के 22 भाग हैं हमारे भारत के संविधान में। सबसे पहले भाग नंबर 1 में क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है 1 से 4 तक। फिर दूसरे भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक। फिर मूल अधिकार भाग 3 में बताया गया है, ये 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में बताया गया है। उसके बाद भाग नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो इसमें नीति निदेशक तत्व 36 से 51 के बीच में आपको बताया गया है। ठीक, इस चीज को आप नोट डाउन करिएगा और इसको 6-7 बार पढ़िएगा, आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, आपको 22 भाग याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे रखा है। इसके बाद हम कहानी के तौर पर ही पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से हम संविधान को खत्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम भाग 4A की। वो भाग 4 था नीति निदेशक तत्व वाला, लेकिन भाग 4 ये है, इसमें मूल कर्तव्य को बताया गया है और ये 51A में बताया गया है। 51A में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है जो कि भाग 4A में मेंशन किया हुआ है। ठीक, जब बात करेंगे हम भाग 5 की तो यहाँ पे संघ को शामिल किया गया है जो कि क्या है 52 से लेके 151 तक के बीच में बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक, एक मिनट, इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, संसद के बारे में बताया गया है, उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, भारत का नियंत्रक महालेखा के बारे में बताया गया है, इन लोगों के बारे में, और महान्यायवादी के बारे में भी बताया गया है इसमें। ठीक, इसको नोट करिएगा, यहाँ पे मैं डालना भूल गया था, महान्यायवादी के बारे में भी हमें भाग 5 में ही बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे भाग 6 की। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, यानी राज्य से जुड़े राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, राज्य के विधानमंडल के बारे में बताया गया है और राज्य के ही उच्च न्यायालय के बारे में हमें भाग 6 में बताया गया है। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है। फिर भाग 7 की जब भी बात करेंगे तो भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य बताए गए हैं। भाग 8 में केंद्रीय सत्ता संघ प्रदेश के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे बोर मत होइए, 22 के 22 भाग इसके बाद पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैं संविधान को पढ़ाऊंगा आपको। ठीक, भाग 8 में केंद्रीय सत्ता के बारे में बताया गया है जो कि संघ प्रदेश जितने हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक, इसमें दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा दमन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या लक्षद्वीप। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भाग 8 में शामिल संघ प्रदेशों की सूची में कौन सा नहीं आता है, तो ये आपको 8 अगर याद रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान, चंडीगढ़, दादर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, इन 8 को आपको अच्छे से याद कर लेना कि यही संघ सूची में आते हैं। संघ प्रदेश में इन प्रदेशों को शामिल किया गया है और इसको ध्यान से आप याद करिएगा। ठीक, अब बात करेंगे भाग 9 की। भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। भाग 9 में ही 9A आता है, वहां पे नगर पालिका, और 9B में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। भाग 10 की बात करेंगे तो इसमें जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 की बात करेंगे तो इसमें संबंध केंद्र व राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 22 की बात करेंगे तो इसमें संपत्ति, समुदाय और वाद के बारे में हमें भाग 12 में बताया गया है। इसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की अगर बात करेंगे, व्यापार यानी जो बिजनेस होता है वो हमारा भाग 13 में शामिल किया गया है। भाग 14 में सेवाएं शामिल की गई, कौन कौन सी? केंद्र की सेवाएं व राज्य की सेवाओं को यहाँ पे शामिल किया गया है भाग 14 में। भाग 14A की बात करेंगे तो यहाँ पे अधिकरण को शामिल किया गया है। भाग 15 की बात करेंगे तो यहाँ पे निर्वाचन यानी जो हमारा इलेक्शन होता है ये हमारा भाग 15 में इसको रखा गया है। इसके बाद अगर बात करेंगे भाग 16 की तो इसमें विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, यानी कुछ वर्गों के संबंध में कुछ चीजों को भाग 16 में बताया गया है। चलिए बात करेंगे अब हम भाग 17 की।
भाषा इसमें बताई गई है राजभाषा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप कमेंट करिएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा है। फटाफट आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए बात करेंगे भाग 17 की, तो भाषा को शामिल किया गया यहाँ पे। भाग 18 की बात करेंगे तो इमरजेंसी या फिर आपातकाल जो होता है उसको भाग 18 में शामिल किया गया है। भाग 19 की बात करेंगे तो इसमें प्रकीर्ण यानी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संरक्षण, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की देखभाल के बारे में बताया गया है, तो भाग 19 है। फिर संविधान संशोधन किस संविधान में, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको स्टार बना के नोट करिएगा, यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संशोधन कौन से भाग में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में, तो आपका भाग 20 में ही संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, ये हमारा यूएसआर से लिया गया है, ठीक, यानी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाग 21 की बात करेंगे तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध इसमें बताया गया है। भाग 22 की बात करेंगे, लास्ट हमारा है नाम का संक्षिप्त रूप प्रारंभ हिंदी में प्रतिकृष्ट पाठ के बारे में भाग 22 में बताया गया है। चलिए ये तो हमारी बात हो गई भागों के बारे में कि कौन कौन से भाग में कौन कौन से विषय रखे गए हैं। अब हमारा मेन संविधान जो शुरू होता है वह हमारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक। जो बच्चे यहाँ तक देखे हैं आगे भी देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि संविधान को कैसे पढ़ा जाता है और संविधान क्या होता है। देखिए सबसे पहले संविधान के अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। यानी जो हमारा शासन होता है, राज्यों का जो शासन होता है, कि व्यवस्था होता है जो कि राज्य कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा, ये सारे के सारे संविधान के हिसाब से ही होता है, ठीक। अब बात करेंगे भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। स्टार बना के नोट करिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में कि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा और लिखित संविधान कौन से देश का है, तो हमारे भारत का ही है। भारत का ही सबसे बड़ा संविधान है, भारत का ही सबसे बड़ा संविधान है। और भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान हमारा कैसा है, वो हमारा लिखित है, ठीक। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और भारत के संविधान को ही उधार का थैला कहा जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। उधार का थैला क्यों कहा जाता है, सबसे पहले हम बात करेंगे उधार का थैला भारतीय संविधान को कहा जाता है। अब ये उधार का थैला इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है ये छोटे छोटे मतलब बहुत सारे देशों से छोटे छोटे पार्ट को लेके एक संविधान बनाया गया है। और इसलिए क्या कहा जाता है कि कुछ देश से थोड़ा सा ले लिया, कुछ देश से थोड़ा सा और कुछ ले लिया, कुछ देश से थोड़ा सा और कुछ ले लिया, यानी थोड़ा थोड़ा हर देशों से ये शामिल किया है, सारे के सारे संविधान से शामिल किया है नियमों को और अपने संविधान में उसको लाया है। इसलिए इस भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ और चीज़ों की। बात करेंगे सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है, तो आपका आंसर वहाँ पे हो जाएगा भारत। लेकिन अगर बात करेंगे सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा अमेरिका। कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक। सबसे छोटा संविधान कौन से कंट्री का है, तो अमेरिका का है। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो भारत का है। इतनी चीजें आपको याद हुई, आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व के संविधान की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। यानी अगर बात करें कि संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो हमारा यूके से हुआ है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से हुआ है। संविधान की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, इंग्लैंड से या फिर ब्रिटेन से मानी जाती है। भारत में संविधान जो है वो सर्वोच्च है, ये भी नोट डाउन करिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में क्या सर्वोच्च है, तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ये सारी की सारी जितने छोटे छोटे पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप एक संविधान का नोट्स बनाइए और उसमें सारी की सारी चीजों को लिख डालिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं और संविधान के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो संविधान के जो प्रकार की बात करेंगे तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा लिखित संविधान हो गया और एक हमारा अलिखित संविधान हो गया। अब चलिए एक एक के बारे में डिटेल से बात कर लेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। बात करेंगे लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान में क्या होता है, लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें सारे प्रावधान लिखित रूप से होते हैं, ठीक। यानी सारे के सारे प्रावधान जो संविधान लिखा गया है, जिस भी देश का संविधान लिखा गया है उसकी एक पुस्तक बनती है। अगर उस पुस्तक में उस संविधान को लिखा गया है तो क्या कहलाएगा, वो लिखित संविधान कहलाएगा। जैसा कि अमेरिका को जो संविधान है और या फिर भारत के संविधान की बात करेंगे, इन दोनों देशों के जो संविधान है ये हमारे लिखित हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि भारत का संविधान लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है, तो लिखित तो हो ही गया, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है ये भी लिखित संविधान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अलिखित संविधान की। अलिखित संविधान उसे कहते हैं जिसमें कोई भी प्रावधान लिखित रूप से ना मिले, सारे प्रावधान परंपराओं पर आधारित हो। यानी इसमें संविधान को बनाया नहीं जाता है, सारे के सारे जितने भी संविधान रहेंगे वो परंपरा पर आधारित होंगे। यानी इसमें कहा जा सकता है कि जैसे राजा, अगर कोई राजा है, ये अगर राजा है तो राजा का जो बेटा होगा
राजा को जो बेटा होगा वही उसका शासक बनेगा और वही उसका उस देश पे शासन करेगा। ठीक, यानी राजा का बेटा ही राजा होगा। इसमें अलिखित संविधान में यही होता है और इसमें परंपरा पर आधारित होता है। यानी कोई बाप है, वो राजा है उस कंट्री का, तो क्या करता है कि वो जो अपने बेटे को क्या करता है, वो वसीयत दे देता है और वो फिर जो उसका बेटा होता है सारी प्रजाओं को वो संभालने लगता है। यानी राजा का बेटा ही राजा रह सकता है। और ये कहाँ की ये चाल है, तो ये हमारा यूके यानी इंग्लैंड की चाल है। कहाँ की है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ऐसे ही होता है, यहाँ पे परंपराओं के पे आधारित होता है। ठीक, चलिए बात करेंगे हम निर्मित संविधान। ये तो हमारे दो प्रकार का लिखित और अलिखित संविधान हो गया, लेकिन कुछ और 2-3 प्रकार के संविधान हैं जिसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बात करेंगे, जिसका संविधान निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया हो उसे निर्मित संविधान कहते हैं। ठीक, जिसका संविधान निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया हो उसे निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे भारत और अमेरिका का जो संविधान है, ये संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इसलिए इसको निर्मित संविधान कहा जाता है, भारतीय और अमेरिकी संविधान को। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विकसित संविधान की। तो जिसमें सारे प्रावधान परंपरा पर आधारित होते हैं उसको विकसित संविधान कहा जाता है। और ये हमारा अभी मैंने बताया कि परंपरा पर आधारित यूके यानी इंग्लैंड और ब्रिटेन कह सकते हैं उसको, वहाँ का जो संविधान है वो विकसित है और वो परंपरा पर ही आधारित होता है। फिर बात करेंगे कठोर संविधान की, जिसमें कानून बनाने की कठोर प्रक्रिया हो, वहां उसको क्या कहते हैं? जिस संविधान में कानून अगर बनाया जाता है तो कठोर प्रक्रिया से के हिसाब से उसको बनाया जाता है, बहुत सारे टेस्ट से उसको गुजरना पड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे? कठोर संविधान कहेंगे। और ये कठोर संविधान कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में होता है। ठीक, भारत का संविधान कैसा? कठोर एवं लचीला दोनों है। ठीक, नोट करिएगा कि जो भारत का संविधान है वो कठोर एवं लचीला दोनों होता है। यहाँ पे आसानी से भी कानून बनाया जा सकता है और कानून बनाने के लिए आपको 2/3 संसद की भी जरूरत होती है, वोटों की, इसलिए यहाँ का कठोर भी माना जाता है और लचीला दोनों प्रकार का यहाँ का संविधान माना जाता है। संविधान सभा की मांग, सबसे आखिरी टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ से आप स्टार बना के नोट करिएगा, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, सर्वप्रथम 1995 की जब बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक रहते थे, उन्होंने स्वराज तिलक के माध्यम से संविधान सभा की सबसे पहली मांग की। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संविधान की सबसे पहली मांग किसने की है, तो वहां पे नाम आएगा बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे मांग की। कब की? तो 1895 ईस्वी में की थी। किसके द्वारा किया था? तो स्वराज तिलक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। इसके बाद बात करेंगे 1992 की। इसमें महात्मा गांधी जो थे उन्होंने संविधान सभा की मांग की। महात्मा गांधी ने कब संविधान सभा की मांग की? तो वहां पे आपको नोट करना है और टिक लगाना है 1992 में। इसके बाद 1934 ईस्वी में क्या होता है कि एम.एन. राव महोदय हैं, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राव। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुझाव दिया कि भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए। ठीक, इन्होंने एक संविधान के बारे में अपना सुझाव रखा और कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। कब कहा है एम.एन. राव ने? तो 1934 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसलिए आप इसको नजरअंदाज मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारी वीडियोस, संविधान की पहली वीडियोस खत्म होती है, दूसरी वीडियोस जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए आप बाकी के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो बच्चे नए हैं, और पसंद आया सेशन तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। मैं आपको बताऊं कि आप हमारे इस चैनल से अगर जुड़े हैं तो आपको यूपी टेट और सुपर टेट की भी कुछ क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसके लिए आपको 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के अगर कहीं पर भी आप कोचिंग लेते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये आपको वहाँ पर देने पड़ सकते हैं, लेकिन आप उसके चक्कर में मत पड़िए और अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ यानिश एकेडमी पे। कहाँ पे? यानिश एकेडमी पे आप आराम से अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी अगर जो बच्चे नए हैं वो यानिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बाकी बच्चों तक भी पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।